नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मनी मंत्र और इसके एक विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम बड़ी खबरें आपके साथ करें साझा। तो आज के इस शो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो ईरान और इजराइल में इस वक्त संघर्ष की स्थिति है और वो 8वें दिन में प्रवेश कर गई और हमने देखा कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट और ख़ास तौर पर जो तेल की कीमतें हैं वो उसमें इजाफा हो रहा है और ऐसे में बाजार कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहा है। ब्लू चिप कंपनीज की अगर बात की जाए या मिड कैप की बात की जाए तो यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर वैश्विक तौर पर यानी कि हम ग्लोबली कोई भी अगर गतिविधि होती है तो उसका सीधा असर शेयर बाजार यानी कि इक्विटी मार्केट पर पड़ना तय है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया की, तो कहीं ना कहीं तेल को कंट्रोल करने वाले जो ये देश हैं, खाड़ी देश हैं, और सबसे ज़्यादा टेंशन इस वक्त वहाँ चल रही है, इसीलिए हम तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होते हुए देख रहे हैं। अब ऐसे में जब बाजार कहीं ना कहीं गिर रहा है, डिप मार रहा है, तो क्या है आपके पास निवेश के नए ऑप्शंस और कैसे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं? आज के इस मनी मंत्र में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ बेहद खास दो मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन मेहमानों के जुड़ने से पहले आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त गिरते बाजार में जब हम बात करते हैं तो कैसे हम कई अलग अलग निवेश के तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर मिलती हैं, तो गिरते बाजार में आप एसआईपी के जरिए फायदा उठा सकते हैं। बाजार रिकवरी पर हो तो पोर्टफोलियो में आपका जो रिटर्न होता है वो भी बेहतर होता है। साथ ही साथ औसत लागत से, क्योंकि आप बाजार इस वक्त कम वैल्यूएशंस पर है तो निवेश का जोखिम भी कम होता है। लंबी अवधि के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करने के लिए गिरते बाजार में एसआईपी के जरिए ज्यादा फायदे हैं। तो आइए इन्हीं सब अलग अलग जो विशेष केंद्र बिंदु हैं इन पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, आइए पहले हम उनका तारुफ आपसे करवा दें कि आखिरकार हमारे साथ कौन इस वक्त जुड़ा हुआ है इस खास शो के जरिए। और हमारे साथ महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं इस वक्त, प्रेसिडेंट फारसाइड ग्रुप। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी मंत्र में। और साथ ही साथ अमरीश बालिगा साहब है, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल महेश्वरी साहब यही है कि जिस तरह हम इजराइल और ईरान में इस वक्त जो स्थिति चल रही है जिसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो इस वक्त उसमें इजाफा हो रहा है, बाजार कहीं ना कहीं दबाव में है, तो मार्केट को हम टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शन और क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है तो नेचुरली बड़ी भयावह होती है, डरावनी होती है और अनिश्चितता होती है। हम या कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये कितने दिन और कितनी फ्यूरी से चलेगा। उन्होंने जो नाम एपिक फ्यूरी रखा है, वो फ्यूरी उसकी कितनी फ्यूरी होगी वो कुछ हमें आइडिया नहीं है। एक्चुअली जब भी वार होता है उसका प्रोलॉन्ग जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अगर वो इंस्टेंसिव वार हो लेकिन शॉर्ट टर्म हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वार चल जाता है तो एक आधारभूत जो है सारी स्थिति चेंज हो जाती है। और इनिशियली हमारे पास ऑलमोस्ट पेट्रोलियम का काफी सफिशिएंट भंडार है और मुझे लगता है डिप्लोमेसी के थ्रू हम अल्टरनेटिव रूट्स ले लेंगे और अल्टरनेटिव रूट से कहीं ना कहीं इस स्थिति को समझ लेंगे। लेकिन खाली तेल ही एक बड़ी चीज नहीं है। जब तेल पे इफेक्ट आएगा तो उसके कंसिक्वेंशियल जो इफेक्ट आएंगे वो करेंसी पे भी इफेक्ट डालेगा। वो आप देखेंगे इवन इस समय दुबई में गोल्ड -$30 डिस्काउंट पे बिक रहा है, बिकॉज आना जा ही नहीं हो पा रहा है, उनका स्टॉक ही निकल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स हमारी इफेक्ट हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स इफेक्ट होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगी। अगर महंगाई बढ़ गई तो हमें आरबीआई को पूरी अपनी मौद्रिक नीति को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये कंसिक्वेंशियल जो इफेक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट तो ठीक है कि हमारा ऑयल का है, लेकिन जो कंसिक्वेंशियल इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी को एक बार झकझोर करने के लिए समर्थक है, सार्थक है, कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को इसमें दो चीजें देखनी होंगी कि इस समय कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रोल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि इस समय जैसे अभी आपने इनिशियल रिमार्क में कहा कि हमें कुछ बहुत अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स हैं बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अगर हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये एक्यूमुलेशन का दौर है, अगर हम धीरे धीरे करके अच्छे शेयर्स में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाए तो शायद एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो उनका बन जाएगा। हमारे अगर पास्ट हम देखें, चाहे वो कारगिल वार हो या उसके बाद अभी रिसेंट पाकिस्तान वार हो या पीछे भी वार रहा हो,
हमें कहीं ना कहीं हमने वार के दौरान देखा है कि हमारी मार्केट ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है जी। और अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वार के बाद एकदम दब गई और ऊपर नहीं उभर पाई। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाने का एक अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा जागरूक रह के और समझ के हमें पोर्टफोलियो बनाना है। बिल्कुल अमरीश जी, क्योंकि लगातार हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात कर रहे हैं, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस वक्त अच्छे लग रहे हैं अगर हम अपने पोर्टफोलियो में उसकी एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। वहीं पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए खास तौर पर इस तरह की स्थिति में क्या थंब रूल रहने वाला है? देखिए, जैसे कि महेश्वरी जी ने बताया अभी, दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये वॉर कितना दिन चल सकता है। और क्योंकि जब भी वॉर होता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, मार्केट्स क्लियरली काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं, मार्केट्स करेक्ट करते हैं शार्पली, जो हमने जी। ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस माहौल में किसी भी इन्वेस्टर को एक व्यू लेना पड़ता है, और व्यू करेंटली शुड बी कि ये वॉर 2-3 हफ्ते चलेंगे या कई महीने चलेंगे। तो ये व्यू लेते हैं कि ये शायद वॉर 2-3 हफ्ते में क्लोज हो जाएगा, देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफी अच्छे शेयर्स, लार्ज कैप, मिड कैप, इवन स्मॉल कैप्स काफी गिरे हुए हैं। आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। पर यदि आपका व्यू बनता है कि द वॉर विल कैरी ऑन फॉर मच लॉन्गर, तो शायद मैं बोलूंगा आपको वेट करना चाहिए। जी। पर मेरा व्यू ये है कि आई डोंट थिंक दिस कैन कैरी ऑन फॉर टू लॉन्ग। मैं देख रहा हूँ कि दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और एट एवरी डिप मैं आई मीन आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि यू विल नॉट गेट ओवरनाइट गेन्स। अभी लेने से आई थिंक वन शुड वेट फॉर 6 to 12 months टू गेट वेरी गुड रिटर्न्स। मशहूर साहब, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो आपकी मेहनत के अगर हम परसेंटेज का जिक्र करें तो इक्विटी, डेट और कमोडिटी मार्केट में किस तरह से अपने फंड को एलोकेट किया जा सकता है इस समय की स्थिति के लिहाज से? देखिए, ये पर्सन पे भी डिपेंड करेगा। जो मेरे को लगता है कि एक्स को एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की या उसकी निवेश की लिस्ट है, वो जरूरी नहीं बी को। हर आदमी की अपनी जरूरत है, उसका रिस्क परसेप्ट अलग है। उसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आजकल हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम एक निवेशक को एक डिजिटल आदमी की तरह मानते हैं। उसके क्या इनकम सोर्स है, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, रिस्क क्या है, मार्केट में उसके पास क्या पोर्टफोलियो है, क्या वो हेजिंग को समझता है। ये हमें सब चीजों को ध्यान रख के ही हम एक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एज ए थंब रूल की बात करें तो वार में हमें हमेशा डिफेंसिव सेक्टर पे जाना है। डिफेंसिव सेक्टर की बात करें तो आप सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डिफेंस ही आता है। डिफेंसिव सेक्टर में आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन में चाहे मजगाटा हो, चाहे डेटा पैटर्न हो, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मुझे लगता है कि ये आगे चलता रहेगा। बिकॉज एक चीज क्लियर है कि वर्ल्ड में अब शांति रहने वाली नहीं है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती रहेगी। तो हमें या बाकी कंट्रीज को भी अपने आत्मनिर्भर डिफेंस में बनानी। जी। तो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। उसके बाद आईटी ऑलरेडी 30-35% टूटी हुई है। मुझे लगता है उसमें जो एआई का रिएक्शन था जी। वो और ग्रेट था। मुझे लगता है आईटी सेक्टर में हम दोबारा बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है इमीडिएट अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करें और अगर हम ये व्यू लें कि जो लड़ाई है थोड़े दिन रहेगी, तो ऑयल एंड मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, इनके शेयर्स में भी आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग लड़ाई हो गई तो इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो नेचुरली उनका जी। प्रॉफिट कट जाएगा। तो शॉर्ट टर्म व्यू पे हम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर जी। सकते हैं। अच्छा अमरीश जी, कि जब भी इस तरह की जब ग्लोबल टेंशन होती है कभी भी, तो उसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। ऐसे में लार्ज कैप्स को लेकर आपका नज़रिया किस तरह से रहने वाला है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश का एक पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप्स अमूमन अगर जब मार्केट हाई वैल्यूएशंस पर होते हैं तो उसे खरीदने के लिए आपकी जेब में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन अभी लार्ज कैप्स के साथ साथ मजबूत बैलेंस शीट कंपनियों की किस तरह से इसका चुनाव निवेशक कर सकते हैं? देखिए, जो भी पोर्टफोलियो हो, इक्विटी पोर्टफोलियो हो, वहाँ पे एक प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। और जो नॉर्मल जो एलोकेशन जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, दैट लार्ज कैप्स एंड ब्लू चिप्स करीब 60% ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए, और मिड कैप्स करीब 35 to 40%, और जो स्मॉल कैप्स है वहाँ पे नॉट मोर देन 10%, अनलेस आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। आई थिंक इट शुड बी ओनली 10%। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि इस मार्केट में आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर पोर्टफोलियो रीअलोकेशन, रीबिल्डिंग पोर्टफोलियो।
क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक्स गिरे हैं, स्पेशली आई वुड से मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, तो लास्ट करीब 8 या 12 महीने से काफ़ी गिर चुके हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि इवन लार्ज कैप्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। तो आई वुड से इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर आई मीन माय सजेशन वुड बी कि एक साथ ही पूरा लेना नहीं चाहिए। आई थिंक इट शुड बी स्प्रेड ओवर। जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं, उसी हिसाब से आई थिंक वी शुड बी डूइंग एसआईपी ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 1 मंथ और सो। और जब भी जिस दिन भी मार्केट्स हम लोग देखते हैं कि काफ़ी गिरे हुए हैं, आई थिंक दैट्स अ डे ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मार्केट्स तो क्लियरली वॉलेटाइल रहेंगे। एक दिन शायद निफ्टी 300 पॉइंट गिरेगा, दूसरे दिन शायद 200 250 जी। पॉइंट। सो आई थिंक ऑन द डेज जब मार्केट गिरे हैं, आई थिंक दैट्स द डे वन शुड बी बाइंग। ये तो साफ है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की रूल, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वॉलेटाइल अभी है मार्केट, तो डिफेंसिव पर खेलना कहीं ना कहीं निवेशक के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। वहीं साफ तौर पर महेश्वरी जी, क्योंकि लगातार हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक मुश्त रकम फंसाने से अच्छा एसआईपी के ज़रिए हम किस तरह से सेक्टर्स को बांट करने के साथ साथ इस वक्त निवेश की स्थिति बना सकते हैं अपने लिए। हाँ, आई थिंक बहुत ही आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा हम इसको एसआईपी को जनरली हम काफी स्मॉल इन्वेस्टमेंट में मानते हैं, जहाँ ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स चलती है। तो मैं इसको एसआईपी ना कह के इंस्टॉलमेंट कह सकता हूँ कि जी। आप अपना जो एक्स अमाउंट आपको लगाना है तो उसको आप 3-4 किस्तों में कर लें। और मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि 30 डेज तो बहुत एक्सट्रीम पीरियड है। 30 डेज से पहले ही कोई ना कोई, चाहे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो या वार बेस्ड रेजोल्यूशन हो, इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो मे बी हर 10 डेज में जब भी आपका अमाउंट डाउन हो, जब भी आपको मार्केट लगे कि आज बहुत ही निराशाजनक वातावरण है, तो वो मुझे लगता है मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा आशाप्रद रास्ता है। तो हमें उस समय कुछ 25% या 30% अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है अक्रॉस अगर हम सेक्टर की बात करें। जैसे हमने 2-3 सेक्टर की। अब हमें ये देखना होगा कि जब एक बार लड़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली रीबिल्ड होगा। क्योंकि हर फॉरेन इन्वेस्टर का या अमेरिका का या किसी का ये नहीं है कि कोई भी कंट्री डेवलप ना करे, तो वहां से पैसा आएगा तो रिकंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी तो नेचुरली इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की बहुत अच्छी डिमांड होने वाली है। तो मुझे लगता है जिस ढंग से हमने अभी 3 सेक्टर की बात की है, तो हम सीमेंट सेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। इमीडिएट बेनिफिट के लिए हम फर्टिलाइजर को भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर ज्यादातर इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा, अल्टरनेटिव रूट से आएगा। तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको एक बहुत अच्छी रकम, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। इवन केमिकल्स की बात करें, आपने पिछले अगर 4-5 दिनों में रुझान देखा होगा, इवन आप नवीन की बात करें या फ्लोरिन की बात करें, तो आपने देखा कि एक बड़ा अच्छा उन्होंने जंप दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ड लेवल के केमिकल्स हैं, इंपोर्टेड है, ये दोनों जगह यूज हो रहे हैं, डिफेंस में भी यूज हो रहे हैं और सिविल में भी यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी शॉर्टेज बनेगी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए होगा। तो मुझे लगता है ये 6-7 सेक्टर में हमें ये देखना है कि आदमी की एज और इनकम कितनी है। एज ए मैटर फैक्ट, मैं तो अगर आदमी 5-10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसकी 30 की एज है, तो मैं तो चाहूंगा कि सारी इन्वेस्टमेंट ही मिड कैप और स्मॉल में करे, बिकॉज वो आज ही रिस्क ले सकता है। जब उसकी एज 50-60 हो जाएगी तो रिस्क शायद ना ले पाए। तो हमें रिस्क को उसकी एज और इनकम से थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, रिस्क प्रोपेंसिटी को देखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी रिटर्न लेनी है तो मिड और स्मॉल कैप में ये अच्छी इनकम आती है, लेकिन ये ना हो कि अपनी फिंगर से बंद कर दे। तो अपने को सेफ रखते हुए, अपने रिस्क को समझते हुए उसको एलोकेशन करनी। बिल्कुल। और क्या इस तरह की स्थिति में एक कॉन्ट्ररी बाइंग की अप्रोच कितनी हेल्पफुल साबित होगी, ये भी करेंगे चर्चा मनी मंत्र के इस विशेष एपिसोड में। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी ये खास शो लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास।
गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद मनी मंत्र में सभी का स्वागत है। हम जिस तरह से इजराइल और ईरान में इस वक्त टेंशन की स्थिति चल रही है और ऐसे में बाजार के भाव में जब हम कॉल ऑन डिप की बात करते हैं, किस तरह से निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। अमरीश साहब, खास तौर पर जब हम बाजार में जिस दिशा में सभी लोग निवेश करते हैं, विपरीत दिशा में निवेश करने की स्ट्रैटेजी को हम कॉन्ट्रेरियन कॉल मानते हैं, क्या ये वही वक्त है? नॉर्मली हम लोग जब कॉन्ट्रेरियन व्यू का बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्टॉक्स या स्पेसिफिक सेक्टर्स। तभी जिस जैसे माहौल बना है मार्केट में, आई थिंक बाइंग इन द मार्केट इटसेल्फ इज कॉन्ट्रेरियन, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी डरे हुए हैं, पैनिक है मार्केट में, इसलिए मार्केट गिर रहा है। पर कॉन्ट्रेरियन व्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली इज दैट यू शुड गो एंड बाय इन दिस मार्केट, क्योंकि शायद इन केस द वॉर गेट्स ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 वीक्स, शायद ये लेवल अभी काफी महीनों के लिए या सालों के लिए शायद मिले नहीं। तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक वन शुड गो अहेड एंड बाय। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दैट एक साथ पूरा फंड्स डालना नहीं चाहिए। आई थिंक इट शुड बी स्प्रेड ओवर अ कपल ऑफ वीक्स। महेश साहब, खास तौर पर अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात देखें तो इस वक्त जिसे हम सेफ हेवन मानते हैं, उसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तो ऐसे में कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पर क्या टेक रहेगा, जिस तरह की स्थिति में हम अभी बात कर रहे हैं मार्केट को लेकर? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुझे, पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा। जब वार होता है तो हमें फंडामेंटल जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आज मेरी कंपनी है, L&T चल रही है, टाटा चल रही है, या अब कोई और अच्छी कंपनी चल रही है, तो उसका फंडामेंटल्स में कोई इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन वो प्राइस क्यों इफेक्ट होती है? बिकॉज हमारा जो सारा सेक्टर है, हमारा जो रीरेटिंग ऑफ सेक्टर है, वो अंडरलाइन के बेस पे ना हो के रिस्क के ऊपर बेस हो रही है। हमारे जो वर्ल्ड के FFI है, आज वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं? शायद वो एक लिक्विडिटी और रिस्क फ्री, रिस्क एवर्शन का जो माहौल है वो एक सारे कहीं प्रमोट हो जाता है, सारे कहीं ओतप्रोत हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि मुझे रिस्क से दूर होना है। तो जब भी हम एसेट की बात करेंगे तो रिस्क फ्री आज भी गोल्ड है। तो सूनर और लेटर जब भी लड़ाई होगी तो गोल्ड बुलियन में आपको इजाफा थ्योरेटिकली देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप देखें तो जितना हमें इजाफा, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से इजाफा हुआ है, नहीं मिलती है। लेकिन गोल्ड फर्म है और मुझे लगता है जिस ढंग से अभी हमने बात की कि कहीं ना कहीं मार्केट में और वर्ल्ड में वैश्विक स्थिति पे अगर एक्स वार नहीं होगा तो वाई वार होगा, कहीं ना कोई टेंशन होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि बुलियन में एक फर्म व्यू लेना ही अच्छा है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी इस पे काफी पकड़ अच्छी बनी रहेगी। तो कम से कम कुछ इन्वेस्टमेंट आप बुलियन में कर सकते हैं। अगर आप सेबी का भी देखें तो अभी उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी कमोडिटी में बड़ा लिबरली व्यू दिया है कि वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ओवरऑल गवर्नमेंट एंड और रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर सबों को लगता है कि कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन कमोडिटीज में होना जरूरी है। और मैं भी यही मानता हूं कि इसमें हमें काफी अच्छा रिटर्न्स ना भी मिले तो एक स्टेबल है। मैंने बोला कि इस समय रिटर्न का टाइम नहीं है, रिस्क अवर्शन का टाइम है। मेरे जो X रुपए लगे हैं वो X माइनस ना हो, तो उसके लिए बुलियन सबसे बेटर है। बिल्कुल। और साफ तौर पर जिस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रिस्क एपिटाइट को देखकर आप निवेश कीजिए। और रिस्क एवर्जन की बात जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो बता रहे हैं, इसी को फॉलो करके बाजार में निवेश की स्थिति आप बना सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी हम इस खास चर्चा को रखेंगे जारी। मनी मंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें।
एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्वागत। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप निवेश के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हैं, और क्या ये सही वक्त है मार्केट में बाइंग ऑप्शंस के साथ। खास एनालिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमरीश जी, अगर हम विदेशी निवेशकों का इसमें ये जिक्र करें, यानी कि FIIs जो है वो लगातार लिवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में संघर्ष के माहौल में हम रिस्क ऑफ का एक पूरा एटमॉस्फेयर बनते हुए देख रहे हैं, तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को लेकर किस तरह का पर्सपेक्टिव एक बायर का होना चाहिए? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मैं बोलूँगा जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा बहुत समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप शायद ब्लाइंडली लार्ज कैप और ब्लू चिप में कर सकते हैं, पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी हाई है। यदि गलती होती है देन आई थिंक 100 रुपीज कैन बी इवन बिकम 20 रुपीज। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप लेते हो, एटलीस्ट थोड़ा पढ़ के थोड़ा सा रिसर्च करके ले लीजिए। महेश्वरी साहब, ख़ास तौर पर अगर हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो FIIs का जो रुख है वो बहुत कॉशियस अप्रोच लेकर साथ चल रहे हैं, क्योंकि एमिड ग्लोबल टेंशन्स की अगर बात हम करें और अलग अलग जो वैश्विक बाजार हैं वहाँ से भी जो संकेत हैं वो बहुत मिले जुले नजर आए, तो उनकी इस कॉशियस अप्रोच का फ़ायदा किस तरह से भारतीय निवेशक उठा सकता है? देखिए, ये तो बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन क्या है। ये पूरा स्ट्रक्चरल प्लानिंग का बात है, जो कि मे बी जिसको समझने में बड़ा टाइम लगेगा। बहुत एक देखिए, अगर वो मार्केट में माल सस्ता बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी जो एसेट, अगर हम शेयर को माने कि मैंने इंडिया की एक एसेट बाहर बेच रखी है और वो मुझे 15 की चीज है, 14 में उल्टी मिल रही है, तो मुझे लगता है बड़ा विन विन सिचुएशन है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है। इमीडिएट तो हमें लगेगा कि हम फायदा उठा रहे हैं कि उन्होंने जो माल ऑफलोड किया वो हमारे इंडियन इन्वेस्टर को सस्ता मिल गया, लेकिन ये डंप एंड पंप ना हो जाए ना, कि पता लगे कि सारा का सारा माल हमारे हाथ में आ गया और इंडियन इन्वेस्टर को एग्जिट ही नहीं मिला। ऑफ कोर्स SIP बड़ा अच्छा आ रहा है, म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन अभी भी डिस्पाइट ऑल इश्यूज इंक्रीजिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम टोटली कंट्रीब्यूशन ऑफ FFI को ब्लॉक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि FFI आज के मार्केट में, वैश्विक बाजार में अगर FFI का कंट्रीब्यूशन ना हो तो हम खाली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के भरोसे मार्केट को नए आयाम पर ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें अपनी चीजें बड़ी सस्ती मिल रही हैं और ये राइट टाइम है कि हम एट देयर कॉस्ट हम कुछ प्रॉफिट बना पाए। बट लॉन्ग टर्म से हमें मिलके ही चलना है और हमें अपने ओवरसीज इन्वेस्टर का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है, जो स्टॉक मार्केट में लगातार एक के बाद एक प्रेशर आ रहा है, अभी RBI का सर्कुलर है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री को और टाइट कर दिया जाए, फंड कैसे मिलना है। STT पे अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100 से 150% इजाफा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री है या जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कहीं ना कहीं से पैसा को चैनलाइज करती है, और अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को फायदा होगा, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रोजगार हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। तो हमें इस समय गवर्नमेंट को, मुझे लगता है हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इमीडिएट क्या इफेक्ट होना चाहिए, कि वार की जो फ्यूरी, वार का जो एक निराशाजनक वातावरण है उससे हमें अपने आप को बाहर कैसे निकालना है। ऑफ कोर्स हम लगातार कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा टाइम है, हम पोर्टफोलियो कर लें, खरीद सकते हैं, पर यही काफी नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को आके और हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, और रेगुलेटर्स को आगे समझना पड़ेगा कि हमें जो उत्साह का वातावरण है, जो पिछले 1-1.5 साल से बिकॉज ऑफ XYZ रीजन नहीं आ पाया, कहां से उसको दोबारा लौटा के लाए। जी,
बहुत अहम आप दोनों ने जानकारी दी, खास तौर पर जब हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो एसआईपी के जरिए कैसे निवेश किया जाए एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिहाज से और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह के थंब रूल्स आपने बताए, मुझे उम्मीद है कि निवेशकों के लिए ये कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक साबित हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और खास तौर पर गिरते बाजार को लेकर तमाम जो निवेश से जुड़ी हुई टिप्स हैं वो हमें दी हैं। तो साफ तौर पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ कैसे आप इसमें अलग अलग सेक्टर्स में अपने अमाउंट को लगाते हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा। और आज के मनी मंत्र में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हम कुछ और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नए विषय लेकर आपके साथ आएंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे